हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस मैम। और आज हम फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो ये जो चैप्टर है ये आपका फिजिक्स का फाउंडेशनल चैप्टर है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम चैप्टर रोड मैप में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन वो होता है जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, अब ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपने सुने होंगे, बट इसके बारे में हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये होते हैं क्वांटिटीज, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, हम स्पीड और वेलोसिटी जो है इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन, फिर उसके बाद हम कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं, पोजिशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में वर्ड आ रहा है मोशन। तो मोशन का मतलब ये है मूवमेंट। चेंज इन पोजिशन विथ टाइम इज नोन एज मोशन। तो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं और टाइम भी हमारा उसमें लग रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एथलीट जो है ये रन कर रही है, सो शी इज ऑल्सो इन मोशन। ये पॉइंट ए से रेस में अगर ये रन कर रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रही है, ठीक है। दिस बर्ड इज ऑल्सो फ्लाइंग, तो ये बर्ड जो है ये भी एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन पे जा रही है और उसमें टाइम लग रहा है। चेंज इन पोजिशन विद टाइम। ये बॉल हम थ्रो कर रहे हैं टूवर्ड्स द ग्राउंड, तो इसमें भी टाइम लग रहा है और इसकी भी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, सो हेंस इट इज ऑल्सो इन मोशन, ठीक है। दैट्स इट फॉर मोशन। अब मोशन का एक टाइप होता है लीनियर मोशन। तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल ये स्विमिंग रेस में बच्चे स्विम कर रहे हैं और रेस लगा रहे हैं, एक इनको लेन मिला हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन में स्विम कर रहे हैं, सो दैट इज अ लीनियर मोशन। एक बॉल हमने ऊपर से गिराई और ये नीचे जमीन पे आई, तो ये भी एक लीनियर मोशन है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो कर रही है। कार जो है ये हाईवे में मूव कर रही है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है और ये भी एक लीनियर मोशन हुआ। ओके अब आता है रेफरेंस पॉइंट एंड रेफरेंस पोजीशन। तो रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन क्या होता है, जहां से हम मोशन का कोई भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, मोशन का कोई भी हमें डिस्टेंस निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालना है, तो वो हमें मेजर करना है, तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो जैसे आप जाते हो माउंटेन्स पे और आप घूमने गए हो माउंटेन्स पे, हिली एरियाज में, और यहाँ पे ऐसे रॉक्स के वो लगे होते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि 60 किलोमीटर मनाली, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया। यहाँ से रेफरेंस हम ले रहे हैं कि मनाली तक, सपोज ये मनाली है तो यहाँ 60 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब रेफरेंस पॉइंट जो है या रेफरेंस पोजीशन ये डिफर करता है, ठीक है। तो अगर हम एक कार में बैठे हैं, ठीक है, ये दोनों बच्चे कार में बैठे हैं और ये कार जा रही है आगे, ठीक है। तो ये दोनों बच्चे कार में बैठे हैं, अब ये कार के अंदर तो इनको लग रहा है कि ये बैठे हुए हैं एक जगह, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो अगर कार को हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो ये बच्चे मोशन में नहीं है, ये बच्चे रेस्ट में है, ठीक है। बट अगर कोई बाहर का बंदा है, बाहर एक बंदा खड़ा है और ये इन बच्चों को आगे जाते हुए देख रहा है कार में, तो इसके हिसाब से ये बच्चे मोशन में, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो गया, ये अगर रेफरेंस पॉइंट अगर हमने ले लिया तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये बच्चे मोशन में हो जाएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट से ही हम डिटरमाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम वर्सेस टाइम इंटरवल। इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब होता है एक्यूरेट टाइम, जैसे कि 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये हमारा एक्यूरेट टाइम बताता है। टाइम इंटरवल, अगर हम दो टाइम के बीच में हम डिफरेंस निकाले तो उसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल 9 से 9:30 के बीच में टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स का, ठीक है। 10 से 10:30 के बीच में 30 मिनट्स का, 10 से 10:15 के बीच में 15 मिनट का, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा टाइम इंटरवल निकलता है। इंस्टेंट ऑफ टाइम कोई एक्यूरेट टाइम होता है जो हमें टाइम बताता है। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक में जो रीडिंग होती है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो यही चीज इसमें लिखी हुई स्लाइड में। A bus starts at 9 a.m. and reaches school at 9:30 a.m.
ठीक है। इसमें हमें इंस्टेंट ऑफ टाइम और टाइम इंटरवल बताना है। इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या हो गया, जब बस स्टार्ट हुई तो उसका इंस्टेंट ऑफ टाइम 9 बजे हो गया स्टार्ट का, ठीक है। एंड का हो गया 9:30 बजे, और 9:30 इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 30 मिनट्स का। तो ये हमारा हो गया टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आप स्कूल में क्या बोलते हो, मैम या सर जो भी आपके क्लास में होते हैं, आप उनको कहते हो कि मैम या सर मे आई गो टू वॉशरूम, ठीक है। और वॉशरूम के बहाने आप बंक मार रहे होते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपको वॉशरूम तो जाना ही नहीं है, आपको तो बस घूमना है, ठीक है। वॉशरूम के बहाने घूमने चले गए, है ना, साथ में अपने एक दोस्त को भी ले लिया। तो आप निकले क्लास से, 20 मीटर पे वॉशरूम है, बट आप पूरा स्कूल घूम के आए, फिर आप वॉशरूम में गए और वॉशरूम से फिर वापस आए, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस जो है वो बहुत लंबा कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें कि अगर हम 2 पॉइंट्स का ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 20 मीटर का ही हो गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है जो टोटल पाथ हमने ट्रैवल किया है, तो वो हमारा हो जाता है डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड। तो ए से बी के बीच में अगर डिस्टेंस, ये अगर हम ये वाला रूट पकड़ के जा रहे हैं और ये वाला रूट जो है वो 100 किलोमीटर का है, और ये वाला जो रूट है ये 10 किलोमीटर का ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर, बट डिस्टेंस हमने कवर जो करी वो हो गई 100 किलोमीटर की। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं, वो हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है राइट में जा रहे हैं या लेफ्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने ओ से स्टार्ट किया, हमने मूव करना स्टार्ट किया, ओ से हम बी पे गए, बी से हम ए पे गए, टोटल डिस्टेंस हमने कवर करी 100 मीटर, ठीक है। अब 100 मीटर कवर करने के बाद हम वापस बी तक आ गए, ठीक है। हमारा जो इनिशियल पॉइंट था वो ओ हो गया, फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी। उससे फर्क नहीं पड़ता हमने कितना डिस्टेंस, कितना हमने घुमाई करी, कितना हमने घूमा, बट बी पॉइंट तक हम आए। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा 40 मीटर, और हम घूम के पूरा यहाँ से आए, डिस्टेंस पूरा ट्रैवल कितना हो जाएगा, 100 प्लस ये 100 माइनस 40 कितना होता है, 60। तो 160 मीटर जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन विदाउट टर्निंग बैक। जैसे हम ए से हमें बी तक जाना है, ठीक है, और हम यहाँ पे कोई घुमाई, कोई वापस मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ना हम वापस ए पॉइंट पे जा रहे हैं, हमें ए से बी पे नॉर्मली जाना है, कोई चेंज ऑफ डायरेक्शन भी नहीं है, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नोट। नेक्स्ट इज स्केलर एंड वेक्टर। तो ये दोनों क्वांटिटीज होती है। कोई भी क्वांटिटीज को हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसकी कोई वैल्यू हो, जैसे कि 100 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड हो और उसका डायरेक्शन नहीं हो, तो वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। उसका हमें डायरेक्शन नहीं पता कि वो किस तरफ जा रहा है, ठीक है। बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। इसके एग्जाम्पल्स है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो ये हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ये बॉल जो है ये हमने ऊपर से फेंकी, ऊपर से फेंकी, और ये बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गई, फिर सी पॉइंट से ए पॉइंट पे गई, और ए से ओ पॉइंट पे गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन दिस बी कंसिडर्ड अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या हम इसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। अब ये देखो, स्ट्रेट लाइन में बॉल पहले ऊपर गई, बॉल को हमने फेंका, फिर बॉल नीचे आई, तो बॉल ओ से बी पॉइंट पे गई और बी से वापस ओ पॉइंट में आई स्ट्रेट लाइन में। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। यस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉल कम्स बैक टू ओ। अब बॉल वापस ओ पे आ गई, तो जहां से स्टार्ट किया ओ से बी पे गई और बी से वापस ओ पे आ गई, तो जहां से स्टार्ट किया इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा, 0 मीटर, ठीक है। तो ये जो है आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
Answer the following questions. Fuel used up in a vehicle depends on which of the following? Justify your answer. Distance or displacement. तो जो तेल लगता है, जो पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है आपके कार का, तो वो ये थोड़ी देखेगा कि आप तो भाई ओ पॉइंट से गए और ए पॉइंट पे गए, ओ से ए पे गए, आप यहाँ से, घर है आपका ये, आप यहाँ से मार्केट गए और मार्केट से वापस घर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। पर आपकी गाड़ी तो चली है, उसने तो तेल खाया है, तो फ्यूल जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, ना कि डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट भले ही आपका जीरो हो गया, बट डिस्टेंस जो है आपने कवर करी है, टोटल डिस्टेंस आपने कवर करी है, तो उसके बेसिस पे आपका फ्यूल का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। हमने पढ़ा है कि किस केस में, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस की हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन या इक्वल टू डिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, लेस भी हो सकती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए और दूसरे पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वो लेस हो सकता है डिस्टेंस से। ठीक है, या फिर वो इक्वल भी हो सकता है। अगर हम ए से बी तक जाना है, ठीक है, ए से बी तक जाना है हमें, तो हमने जो डिस्टेंस कवर किया और डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो इक्वल हो जाएगा। बट अगर हम बी से ए पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो लेस हो सकता है डिस्प्लेसमेंट या इक्वल हो सकता है, कभी भी ग्रेटर देन डिस्टेंस नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन। तो जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये लंबा वाला रूट कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, स्टार्ट से एंड का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम था। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट 4.5 किलोमीटर का, और रोड रूट हमारा 7.5 किलोमीटर, हमें घुमा के रोड लेके जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि बीच में ऐसी कुछ बिल्डिंग्स हों जिसकी वजह से हमने यहाँ पे रोड नहीं बना पाए हो, तो इस वजह से रोड घूम के जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड हमारा, देखो हमारी गाड़ी चल रही है, एक पॉइंट से हमारी गाड़ी चल रही है दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारी गाड़ी है, ये दूसरे पॉइंट तक जा रही है ऐसे। ठीक है, तो अब ये जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो हो सकता है कि कभी इसने 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गई हो, कभी ये 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गई हो, अलग अलग टाइम, कभी हम बढ़ा देते हैं स्पीड, कभी हम घटा देते हैं स्पीड, राइट। तो अब ये स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है, तो हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें बस टोटल डिस्टेंस लेना है अपॉन टोटल टाइम। तो स्पीड हमें पता है कि स्पीड हमेशा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब बस हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की वैल्यूज चाहिए और उससे हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर हमें हमेशा स्पीड बताता है। अब अच्छा ये बताओ कि एक कछुआ है और रैबिट है, ठीक है, टॉर्टोइस और रैबिट है, ये दोनों रेस में गए हैं, और रेस में आपने सबने कहानी सुनी होगी, पुरानी कहानी है। ठीक है, तो रैबिट जो है वो बीच में सो जाता है, पहले तो तेज तेज भागता है, एटीट्यूड दिखाता है कि भाई मैं तो बहुत तेज भागता हूँ, और फिर एंड लाइन तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि बीच में वो सो जाता है, उसको लगता है कि टॉर्टोइस धीरे धीरे आएगा, मैं आराम से सो जाता हूँ। ठीक है, तो टॉर्टोइस जो है वो धीरे 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 चलता रहता है और रेस भी जीत जाता है, और रैबिट जो है वो सोता रह जाता है। ठीक है, तो किसकी एवरेज स्पीड बेटर होगी, देखो रैबिट बीच में सो गया, ठीक है, तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड हमेशा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब रैबिट ने तो बीच में सो गया, तो इसने ज्यादा टाइम लिया फिनिश करने के लिए रेस को, और टॉर्टोइस जो है कंसिस्टेंटली स्पीड मेंटेन करा उसने और आराम से फिनिश लाइन तक पहुंच गया। तो टॉर्टोइस की जो है वो बेटर एवरेज स्पीड हो जाएगी, तो टॉर्टोइस जो है वो हमारा बन जाएगा विनर। ठीक है, ये चलो अब हम सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 50 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन द नेक्स्ट 40 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला लिख देंगे सबसे पहले। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले 50 किलोमीटर गया, फिर 40 किलोमीटर गया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस पहले हम निकाल देंगे यहाँ पे।
50 प्लस 40, ठीक है 90 किलोमीटर। अब इसने स्पीड क्या क्या मेंटेन करी है, स्पीड के हिसाब से हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम वन हमारा हो जाएगा जो ये है, और ये वाली वैल्यू से हम टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइम वन निकालेंगे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है हमारा 50 किलोमीटर अपॉन स्पीड है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3 आर। टाइम टू देखो, टाइम टू हो जाएगा ये 40 और 60 की वैल्यू लेनी है हमें। टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4/6, 4/6 को 2/3 लिख सकते हैं, तो 2/3 आवर, ठीक है। अब टाइम वन और टाइम टू को हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा टोटल टाइम बताएगा। टोटल टाइम हमारा हो गया 5/3 प्लस 2/3, ये हो जाएगा हमारा 7/3 आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना है, एवरेज स्पीड में वैल्यूज पुट कर दो अब। टोटल डिस्टेंस हमारा था 90 किलोमीटर, टोटल टाइम हो गया हमारा 7/3, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। नाइन्टी बाय 1 इंटू 3/7, ठीक है। तो 3 9s are 270/7 का अप्रोक्सीमेटली आपका 38.57 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ ट्रेन कवर्स 70 किलोमीटर इन द फर्स्ट 1 आवर, द नेक्स्ट 40 किलोमीटर इन 0.5 आवर एंड द नेक्स्ट 50 किलोमीटर इन 0.7 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ओवर द एंटायर जर्नी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, अगेन टोटल डिस्टेंस, इसी तरह से सॉल्व करना है आपको न्यूमेरिकल्स। जब तक आप स्टेप्स नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सीबीएसई जो है वो स्टेप मार्किंग करती है। तो आप 10th में जाओ तो इसके पहले आप अपनी हैबिट डाल लो कि आपको ऐसे सॉल्व करना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। ट्रेन कवर 70 किलोमीटर इन द फर्स्ट 1 आवर। सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर, नेक्स्ट 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 प्लस 40 प्लस 50, ठीक है 160 किलोमीटर। टोटल टाइम हम निकाल लेंगे। टोटल टाइम होता है हमारा 1 आवर, 0.5 आवर, 0.7 आवर, 1 प्लस 0.5 प्लस 0.7, 2.2 आवर, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल दो चुपचाप। 160 किलोमीटर अपॉन 2.2 आवर, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 72.7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब हम बात करते हैं, अब हमने स्केलर क्वांटिटीज की बात कर ली, हमने डिस्टेंस की बात कर ली, हमने स्पीड की बात कर ली, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी थे। उसके बाद हमने बात कर ली डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसका एक डायरेक्शन होता है। सिमिलरली हम एक और वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं जो कि है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है, जैसे कि हमारा स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसका जो फॉर्मूला है ये आपको पता ही है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा सारंग टेक्स 50 seconds to swim from one end to the other end and back in the swimming pool shown in figure 4.7। तो फिगर 4.7 में हमें स्विमिंग पूल की डिस्टेंस दी थी 25 मीटर की, ठीक है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड। तो सबसे पहले 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। तो पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये स्विमिंग पूल है, ये हमारा 25 मीटर का स्विमिंग पूल है, यहाँ से बी तक गया और बी से वापस ए पे आ गया। इनिशियल और फाइनल क्या हो गया, सेम हो गया। एवरेज स्पीड पहले हम पता लगाएंगे। एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस हमें पता है 25 मीटर ये डिस्टेंस है। ए से बी में 25, बी से ए में वापस 25, तो 25 प्लस 25 50 मीटर। टाइम इसने लिया कितना, 50 सेकेंड। तो 50 मीटर और 50 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड,
ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा जिसमें हमारा डायरेक्शन होता है। तो जिसमें हमारा डायरेक्शन होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 0, टाइम हमारा 50, तो 0 आ जाएगा आंसर। तो 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ। अब यहाँ से आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो 200 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद आप वापस साउथ में आ रहे हो 200 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ 3 घंटे लगे आपको, यहाँ 2 घंटे लगे। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी हमें पता है 0 है क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, ठीक है, और वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है कि 0 हो जाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 200 और 200, ठीक है, 400 किलोमीटर। और इधर इसने जाने में, ए से बी में जाने में 3 घंटे लगाए, आने में 2 घंटे लगाए, तो 3 + 2 5, 5 घंटे इसको लग गए। तो ये हो जाएगा 5 8 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पीडोमीटर वर्सेस वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीडोमीटर जो है वो हमें क्या शो करता है? स्पीड शो करता है, बट हमें कभी डायरेक्शन नहीं पता चलती स्पीडोमीटर से। हमें डायरेक्शन किससे पता चलती है? जो टायर, कार के जो टायर्स है ना, टायर जिस तरफ मूव करेंगे, टायर अगर राइट की तरफ मूव करेंगे तो कार जो है वो राइट की तरफ जाएगी। ठीक है, टायर अगर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो कार जो है लेफ्ट की तरफ जाएगी। तो वेलोसिटी उस टाइम, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में, उस एक्यूरेट टाइम पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है? एक्यूरेट टाइम। तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में जहां टायर मूव कर रही है वो हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी, और स्पीडोमीटर हमें क्या बता देगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो स्पीडोमीटर जो है वो हमें स्पीड बता सकता है, हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बता सकता। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखिए, टेल अस हाउ फास्ट द व्हीकल इज मूविंग, डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने इंस्टेंट ऑफ टाइम पढ़ा, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वही हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो जो एवरेज वेलोसिटी अगर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें पता लगानी है तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो टाइम इंटरवल इतना कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। टाइम इंटरवल मतलब दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच में जो डिफरेंस आता है ना, टाइम का डिफरेंस, वो हमारा टाइम इंटरवल होता है। टाइम इंटरवल बहुत कम है, बहुत कम होगा तो अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्सीलरेशन, अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन जो होता है वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी? u, फाइनल वेलोसिटी v, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है पर यूनिट टाइम में उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है a = v - u / t2 - t1। t2 - t1 क्या है? टाइम इंटरवल बता रहे हैं हमें। ठीक है, अब ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन। अब देखो, कार अगर स्पीड अप हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बट अगर कार स्लो डाउन हो रही है, ब्रेक लग रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सीलरेशन कम हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को, एक्सीलरेशन कम होने को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम स्पीड अगर बढ़ाने को, हम उसको कहते हैं कि एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा है भाई, बट एक्सीलरेशन स्पीड पे नहीं डिपेंड करता, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही, चाहे आप 80 की स्पीड में चला रहे हो, चाहे आप 100 की स्पीड में चला रहे हो, बट अगर आप चेंज ही नहीं कर रहे, ठीक है, वेलोसिटी अगर आप चेंज ही नहीं कर रहे तो एक्सीलरेशन 0 रहेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये ड्राइवर है, ये 80 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है, ये बच्चा पूछ रहा है कि भाई एक्सीलरेशन 0 क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सीलरेशन इसलिए 0 नहीं क्योंकि 80 किलोमीटर पर आवर से वो लगातार चलाया जा रहा है, बिना ब्रेक लगाया, बिना उसकी स्पीड बढ़ाए, बिना 100 किलोमीटर पर आवर करे, बिना 120 किलोमीटर पर आवर करे, या बिना 60 किलोमीटर पर आवर करे, या बिना 40 किलोमीटर पर आवर करे। ये ऐसे कर रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर से ही बस लगातार चले जा रही है, तो एक्सीलरेशन हमेशा 0 रहेगा। जो इनिशियल वेलोसिटी थी u और जो फाइनल वेलोसिटी थी v, ये दोनों इक्वल हो गए, तो v - u 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा? जब स्पीड लगातार बढ़े जा रहा है। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा? जब स्पीड डिक्रीज होता जा रहा है। इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर गया, फिर 60 किलोमीटर पर आवर गया, तो एक्सीलरेशन जो है वो 0 से बढ़ गया। अब स्पीड ऑफ कार डिक्रीजेज विद टाइम, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर से 40 पे गया, 40 से 20 पे गया,
स्पीड लगातार घटते जा रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 से कम होता जाएगा, क्योंकि हमें पता है v माइनस यू है, तो फाइनल अगर हमारा ज़्यादा है तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, बट अगर फाइनल जो है वो हमारा छोटा वैल्यू हो गया तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 0 से कम आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यही होता है एक्सीलरेशन में भी। रिटार्डेशन के केस में हमेशा एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, और एक्सीलरेशन पॉजिटिव एक्सीलरेशन के केस में हमेशा हमारा पॉजिटिव वैल्यू आती है एक्सीलरेशन की। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। A bus is moving on a long straight highway with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सीलरेटर फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बस इंक्रीजेस टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आराम से 36 किलोमीटर पर आवर तक जा रहा था आराम से, तो ये हमारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, टाइम इंटरवल हमें 10 सेकंड के बाद उसने क्या किया, वेलोसिटी उसकी बढ़ा दी, फाइनल उसने क्या कर दिया 54 किलोमीटर पर आवर तक लेके गए एक्सीलरेशन दबा के। ठीक है, फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन द ड्राइवर नोटिसेस एन ऑब्स्टैकल ऑन द रोड अहेड एंड प्रेसेस द ब्रेक। अब उसके बाद इसने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाया इसने। ठीक है, ब्रेक लगाते ही उसने कितना टाइम इंटरवल लिया, उसने 5 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया। उसके बाद उसकी एवरेज एक्सीलरेशन हमें निकालनी है दोनों इंटरवल्स के बीच में, तो 10 सेकंड के बीच में और 5 सेकंड के बीच में हमें एवरेज एक्सीलरेशन लगानी। फर्स्ट है व्हेन द एक्सीलरेटर वाज प्रेस, जब एक्सीलरेटर प्रेस किया तो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी u, जो कि थी 36 किलोमीटर पर आवर, और v हमारा हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले जो वैल्यूज हैं ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, ताकि क्योंकि टाइम जो है वो 10 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में वरना आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा यूनिट के बेसिस पे ही निकालना है, हमें या तो किलोमीटर पर आवर पे आंसर निकालना होता है या मीटर पर सेकंड पे। 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करना होता है 5/18, 18 टू ज़ा 36, तो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये यू हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। अब v की वैल्यू निकालो, v है हमारा 54 इंटू 5/18, 18 3 ज़ा 15 होता है आई थिंक, 18 3 ज़ा 15 होता है, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो u और v की वैल्यू में लिख देते हैं यहाँ पे 10 और 15 फॉर फर्स्ट केस। v की वैल्यू हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन निकालना है v माइनस यू अपॉन टी, टाइम इंटरवल हमें दिया है 10 सेकेंड का। ठीक है, 10 सेकेंड। v है हमारा 15 माइनस 10/10, 15 माइनस 10 होता है 5/10, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन हमारा 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड केस में देखो, जो इसका v था, जो इसका v था वो इसका u हो जाएगा, तो u हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसने ब्रेक लगाया, लास्ट में तो 0 आ जाएगा ना, 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम इसने लिया 5 सेकेंड का, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू क्या है 0, माइनस 15 बाई टी 5, माइनस 15/5 हो जाएगा 3, माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हमेशा रिटार्डेशन, जो मैंने पहले बोला था, नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अच्छा, ये एप्पल पेड़ पे लटका हुआ है। ठीक है, एप्पल पेड़ पे लटका है, और अर्थ जो है, ये जमीन जो धरती माता है, ये इसको बुला रही है कि मेरी तरफ आओ। तो ये कौन सा फोर्स लगा रही है, ये लगा रही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है, अर्थ लगाता है टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स ताकि वो उसको अपनी तरफ खींचे। इसकी एक वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको लर्न करनी। इसको हम g से डिनोट करते हैं, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू इसको आप x से भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको हम g से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इट टेक्स अ straight vertical path downwards before touching the ground. ठीक है, while coming down the velocity of the object increases at different instants. Find the magnitude of the average acceleration of the object in every successive interval of a second. Is the average acceleration constant across all intervals? What is the direction of this average acceleration? अब देखो, ये है बॉल, ये इसका u है 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम ये 0 सेकेंड ले रहा है, v देखो 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, हमें पता है v माइनस यू बाई टी। तो टाइम इंटरवल देखो
टाइम इंटरवल यहाँ के केस में 0 से सेकंड से 1 सेकंड के बीच में, तो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल हो गया। ठीक है, v है हमारा 9.8 माइनस u है हमारा 0 बाय टाइम इंटरवल 1 हो गया, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे केस में टाइम इंटरवल ये 2 सेकंड तक क्या हुआ, 19.6 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड, ये इसके बीच में टाइम इंटरवल क्या हो गया, 1 सेकंड का। अगेन ये 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है। a इज इक्वल टू वी माइनस यू। ए v है हमारा 19.6, u है हमारा 9.8 बाई t है 1, तो इसमें भी हमारा 9.8 आ रहा है आंसर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमारे हर एक में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू आती रहेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हर सेकेंड में वही एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लग रहा है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में। तो हमेशा कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं डायरेक्टली और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तो उस पर हमेशा जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, इज द एवरेज एक्सिलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल इंटरवल्स? यस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एवरेज एक्सिलरेशन? डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया। हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। अब हम पढ़ते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ हमें पता है कि ग्राफ ऐसा कुछ दिखता है, इसमें हम दो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, दो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हो जाता है एक्स एक्सिस और ये हो जाता है वाई एक्सिस। तो इन दोनों पे हम कोई ना कोई वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो जैसे कि हमने सपोज यहाँ पे पुट कर दिया कुछ वैल्यू की टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाइम हमने पुट कर दिया, यहाँ पे हमने सपोज डिस्टेंस पुट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसमें हम वैल्यूज लिख देते हैं, एक कुछ वैल्यूज लिख देते हैं 2 सेकंड 3 सेकंड, तो ये, और यहाँ पे सपोज 10 मीटर 20 मीटर ऐसे हम वैल्यूज लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, जब आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे तो ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड्स। बट अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आपने एग्जाम के एक दिन पहले क्या करा, रील स्क्रॉल करा, जैसे कि आप लोग करते ही हो गए है ना, तो रील स्क्रॉल करते गए, अब रील्स इतना स्क्रॉल किया कि भाई आपके मार्क्स जो है वो डाउनवर्ड्स जाने लग गए। पहले आप बहुत अच्छे बच्चे थे, पर आप इतना फोन से एडिक्टेड हो गए हो कि अब आप पढ़ाई लिखाई सब आपने छोड़ दिया है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ग्राफ जो है आपका डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो टाइम के साथ साथ मार्क्स जो है ये डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, टाइम के साथ साथ मार्क्स अप जा रहे हैं जब आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो हमेशा अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आपका ग्राफ जो है वो ऊपर बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ को। ठीक है, तो पोजीशन हमने वाई एक्सिस पे डिनोट करा है, टाइम हमने एक्स एक्सिस पे डिनोट करा है। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें आप देखोगे कि इक्वल इंटरवल्स पे इक्वल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो 1 सेकेंड अगर हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं तो इसने 20 मीटर ट्रैवल किया। अब 2 सेकेंड में इसने 40 मीटर ट्रैवल किया। तो अब 2 और 1 के बीच में देखो टाइम कितना है, 1 सेकंड का डिफरेंस है, 1 सेकंड में इसने 20 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, अब देखो 2 से 3 के बीच में अगेन 1 सेकंड का डिफरेंस है, इसने कितना ट्रैवल किया, 20 मीटर का डिफरेंस आया। तो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल कर रहा है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन। तब आता है जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन हमें किसी कहते हैं जब हमारा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, तो वो हमारा ऐसा ग्राफ देता है तब। ठीक है, ये ग्राफ क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब इस ग्राफ से हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो ये बहुत सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं, टाइम है, पोजीशन है। 40 मीटर पे ये अटका हुआ है, टाइम बीतते जा रहा है बीतते जा रहा है। ठीक है, ये यहीं पे बंदा खड़ा है, सपोज एक बंदा एक ही जगह पे खड़ा है और टाइम बीतता जा रहा है बीतता जा रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करो। ठीक है, ये है हमारा ए ऑब्जेक्ट, ये है हमारा बी ऑब्जेक्ट। तो ये जो है ये इसका इस तरह से लाइन ड्रॉ हुआ है और इसका इस तरह से। ठीक है, अब देखो कि दोनों में से कौन किसकी स्पीड ज्यादा है, अगर हमें ये पता लगाना है कि दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा है, तो सपोज हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट पे हम इस टाइम पे हम देख रहे हैं, तो इस टाइम पे इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और इसी टाइम पे इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, इसने इतना ज्यादा डिस्टेंस का, तो बी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया उस छोटे टाइम इंटरवल में। तो अगर छोटे टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, तो अगर हमने 5 मिनट में ही 100 किलोमीटर कवर कर लिया और दूसरे ने क्या किया 5 मिनट में 100 मीटर ही कवर किया, तो ऑब्वियसली
उसकी स्पीड ज़्यादा होगी जो कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया? बी ने कवर किया, तो इसलिए इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने पढ़ लिया पोजीशन टाइम ग्राफ, अब हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे पोजीशन की जगह हमारा वेलोसिटी आ जाएगा और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो ये आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये देखो अगर स्ट्रेट लाइन है दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वेलोसिटी इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड पे ही चल रही है। कोई गाड़ी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड पे ही चल रही है, कितना भी टाइम बीतता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, अब ये देखो हमारा कुछ तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस पे। अब देखो टाइम जो है वो बीत रहा है और ऑब्जेक्ट भी चल रहा है। ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो हमारा इक्वल वेलोसिटी कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो 5 सेकेंड में इसने 2.5 मीटर पर सेकेंड पे चला ये, ठीक है, 10 सेकेंड में ये अगेन इसका 2.5 मीटर पर सेकेंड पे ही चला ये। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। ठीक है, एक्सेलरेशन हम निकालते हैं स्लोप से। स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, तो स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, स्लोप होता है हमेशा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो y अपॉन एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू होती है वो हमारा स्लोप होता है। तो स्लोप से ही हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू पता चल रही है। अब इसके अंदर कोई सा भी एरिया, सपोज हमें 15 सेकेंड तक हमें वो निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कोई भी एरिया जो कवर कर रहा है, ठीक है, ये एरिया कितना कवर कर रहा है? ये एक ट्राइंगल जैसा एरिया कवर कर रहा है। तो एरिया जो भी कवर कर रहा है वो ग्राफ के अंडर हमें वैल्यू दिया रहेगा, और ग्राफ के अंदर जो भी एरिया जिस भी टाइम इंटरवल में हमें निकालना है, जो भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें निकालना है वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया इनक्लोज से हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये देखो रिटार्डेशन वाला ग्राफ है। ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है। पहले ये 15 मीटर पर सेकेंड पे था ऑब्जेक्ट, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती गई और इवेंचुअली ये 0 पे पहुंच गया। टाइम इसने 30 सेकेंड लिया, तो ये ब्रेक लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है, और ये 30 सेकेंड के तक ये पूरा स्टॉप पे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन हो गया। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में जो हमें सॉल्व करने होते हैं, और हमें बस ये 3 इक्वेशन याद करने हैं। ठीक है, ये 3 इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हम इस इक्वेशन को तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट होगा और मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, वन डायरेक्शन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, स्पीड वेलोसिटी के बराबर होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन एक ही है, तो हमें पता ही है ये चीज। टू डायरेक्शन मोशन में साइंस प्लस या माइनस से हम इंडिकेट कर सकते हैं। प्लस फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम डिराइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। एक्सीलरेशन में पता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू आ जाएगा, जिससे हमारा वैल्यू आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल गया। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो एरिया एनक्लोज्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें पता है कि वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो हम एरिया पहले निकालेंगे। उसके लिए हम इस तरह से प्लॉट करेंगे। हम पहले पॉइंट्स को लिख देते हैं, ओ ए बी सी डी ई। ठीक है, इस तरह से हमने प्लॉट कर दिया इस। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये हमारा u रहा होगा और ये जो है हमारा फाइनल v रहा होगा। ठीक है, तो ओ ए जो है उसकी वैल्यू हो गई u, ए बी की वैल्यू हो गई v माइनस यू। ठीक है, और हमें पता है कि ए बी जो है वो सी डी के भी बराबर है। ठीक है, ओ ई की वैल्यू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये जो है वो टाइम हो जाएगा, तो ओ ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता है ऑलरेडी। अब हम एरिया एनक्लोज निकालते हैं। एरिया एनक्लोज्ड ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एरिया जो एनक्लोज कर रहा है ये एक ट्राइंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल
ADEO, area of triangle half into base AD into DC plus area of रेक्टेंगल क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो AO इंटू AD, ठीक है। हाफ इंटू AD हमें पता है ऑलरेडी, AD क्या है, टाइम के बराबर है, क्योंकि OE टाइम के बराबर है तो AD भी टाइम के बराबर होगा। DC जो है वो हमारा V माइनस U है, ठीक है, प्लस AO देखो क्या है, AO ये है हमारा U इंटू AD क्या है, टाइम है अगेन, ठीक है। ये आ गया हमारा वैल्यू, S इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस यू इंटू टी, ठीक है। अब हमें पता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। वी माइनस यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए टी के बराबर हो जाएगा, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू टी, तो ये क्या आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकालेंगे। तो हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन मोशन के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए। इस वैल्यू को हम इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो s इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू वी माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ए, इसको हम अंदर ही सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं एस, ठीक है, हमें पता है यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ये ए और ए स्क्वायर है ये, तो एक ए कट जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू अपॉन टू ए, तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, टू ए हो जाएगा। तो अगर टू ए है तो इधर टू से मल्टीप्लाई होगा, टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी से टू यू वी कट जाएगा, ठीक है, टू यू स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इधर लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू माइनस टू यू स्क्वायर और यू स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू ए, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू ए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखो, एक व्हीकल है, तो अगर एक कार है और उसके आगे एक और कार है, वो एक कार जो है वो आगे वाली अचानक से ब्रेक लगा दे, तो तुम बहुत पास हो, तो क्या होगा, ब्रेक लगाओगे तो तुम भी तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, ब्रेक लगा के भी, है ना, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। तो इसीलिए जो है परफेक्ट लाइक एक्यूरेट डिस्टेंस जो है आपकी होनी चाहिए, जो आपकी व्हीकल आगे है उसके लिए, ठीक है। तो एक V2V कम्युनिकेशन होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, व्हीकल्स जो है एक्सचेंज कर सकते हैं वार्निंग सिग्नल्स। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये ड्राइवर्स को एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए मदद करती है, क्योंकि आप अगर बहुत पास में हो, दूसरे व्हीकल के जो बहुत आपके आगे है ना, तो अगर अचानक से वो ब्रेक लगाएगा तो आप जाके इवेंचुअली कोलाइड कर जाओगे उसमें, तो कोलाइड ना हो इसके लिए V2V कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, ठीक है। इस V2V कम्युनिकेशन की वजह से ये जो व्हीकल आगे है ये इसको सिग्नल देता है और ये रुक जाता है पहले, ठीक है। Suppose a car is moving on a highway and brakes are applied, which cause an acceleration of -4 meter per second square. How much will be the distance traveled by the car before coming to a stop if the car was moving with a velocity of 54 km per hour and 108 km per hour when the brakes were applied? ठीक है, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन जो है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लिख लेंगे,
डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें निकालना है, एस हमें नहीं पता। इफ द कार वॉज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब v जो है वो 0 रहा होगा। u की वैल्यू हमें दी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s की वैल्यू निकालनी है, v स्क्वायर हो जाएगा हमारा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या हो गया हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 4 इंटू एस निकालना है। ठीक है, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 2 4 ज़ा 8s। ठीक है, 8s इज इक्वल टू 225, s इज इक्वल टू 225 बाई 8, ये आ जाएगा 28.125 मीटर। ये आंसर आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, 108 किलोमीटर पर आवर है, ये हमारा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, v हमें 0 पता है। ठीक है, व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। सिमिलरली हम यही इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दो डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है तो उसको हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन या 2D मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, स्ट्रेट लाइन की जगह इसको ओवरटेक कर रही है, तो ये एक 2D मोशन में है। अगर ये फुटबॉल को किक कर रहा है तो फुटबॉल जो है ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करके इस तरह से वापस ग्राउंड पे आ रहा है, तो ये भी एक 2D मोशन है। एक सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूम रही है तो वो भी एक 2D मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसमें एक पत्थर लगाया और उसको गोल गोल घुमाया, तो एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब स्पीड कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी बस चेंज कर रही है, हमने बस कांस्टेंट स्पीड रखा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे मूव कर रहा है, बट हमने उसकी डायरेक्शन जो एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट से पता लगती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है, इसी वजह से उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, बट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी है। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली 2 पाई आर होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, अब मोशन इन स्पेस। अब हमने मोशन इन 2D बात कर ली, मोशन इन प्लेन। स्पेस में क्या होगा, तीनों डायमेंशन होंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों चीजें होंगी। तो इस मोशन को हम कहते हैं मोशन इन स्पेस और 3D मोशन। फॉर एग्जांपल ये कार जो माउंटेन से मूव कर रही है तो 3D हाइट भी इसकी बढ़ते जा रही है कार की। ठीक है, बर्ड जो है ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, अप भी मूव कर सकती है, डाउन भी मूव कर सकती है, फॉरवर्ड मूव कर सकती है, राइट मूव कर सकती है, लेफ्ट, बैकवर्ड। एरोप्लेन भी सिमिलरली हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं 3D मोशन। अब हमने जो भी पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। मोशन जो है वो चेंज इन पोजीशन होता है, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें पता है वेलोसिटी होती है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे डिस्टेंस है और ये टाइम है, स्लोप हमेशा इसकी y अपॉन एक्स, स्लोप y अपॉन एक्स होती है, तो हमेशा वो वेलोसिटी होगी क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है एक्सेलरेशन देता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, उसके बाद हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये चीज़ बताओ, कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो वाइल डिस्टेंस इज नॉट जीरो। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्योंकि हम एक पॉइंट से गए और दूसरे पॉइंट तक गए, वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बट डिस्टेंस जो है वो टोटल जितना हमने ट्रैवल किया वो हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, स्लोप क्या बताता है, एक्सीलरेशन बताता है। ठीक है, विच ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एरिया अंडर इट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। ओके, बाय एवरीवन।